बचपन में खाई मिट्टी हमेशा हमारी जुबान पर होती है और शायद यही वजह है कि हम जब कुछ बोलते हैं तो हमारी जुबान बता देती है कि हम किस मिट्टी से ताल्लुक रखते हैं। और जब बारिश की पहली फुहारें गली के चेहरे पर पड़ती हैं तो मिट्टी की जो भीनी भीनी खुशबू उठती है, जो फैलती है, वो ना सिर्फ मन मोहती है बल्कि सभी का दिल जीत लेती है। आज बारिश बेशक ना हो लेकिन उस मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आप तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि हमारे साथ है मिट्टी से जुड़ी हुई लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी। मालिनी जी, न्यूज नेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आप सबको। जी मालिनी जी, जिस तरीके से लोक गायकी को हमने देखा है, हमेशा ये पहला जहन में ख्याल आता है कि ये आपके दिमाग में कब आया कि नहीं आपको लोक गायकी के साथ ही जीवन बिताना है, इसके साथ ही आगे बढ़ना है? ये एक दिन का ये कहूँ निर्णय नहीं था, ये बहुत सालों का अनुभवों का एक मेरा अपना एक ख्याल मेरे मन में कई सालों से, क्योंकि बतौर मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट, मैं नहीं जानती सब, बट मुझे लगता है आर्टिस्ट थिंकर भी होता है। कलाकार सोचता है वो क्या गा रहा है, उसके आसपास कैसा गाना बजाना हो रहा है, उसको लेकर। एक तो चूंकि पूरब में ज्यादा मेरा पालन पोषण हुआ तो मेरा अपना जो एक संपर्क कह ले निजी जीवन का, वो पूरब की संस्कृति से बचपन से ही था, वही देखा ही। वो मूलतः जबकि लखनऊ की मैं रहने वाली हूँ, लेकिन पूर्वांचल में मेरी परवरिश हुई, गोरखपुर में, मिर्जापुर में। तो हमेशा वो लोकगीत वो गाती भी थी, सब कुछ गाऊं, ठुमरी गाऊं, गजल गाऊं, कुछ भी गाऊं, लेकिन सब लास्ट में कहते थे कि जितना अच्छा लोकगीत लगता है आपकी आवाज में। तो मैं सोचती थी, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, वो लोकगीत। और बस जैसे जैसे उम्र बढ़ी, गाने बजाने का एक विस्तार बढ़ा, तो मैं सोचने लगी कि क्या बात है कि बड़े बड़े शास्त्री, मर्मज्ञ, बड़े बड़े चिंतक, साहित्यकार, सब कुछ सुनने के बाद एक लोकगीत की क्यों फरमाइश करते हैं, क्या है जो ऐसा उन्हें अपनी ओर। फिर मैंने ये भी देखा कि जो लोक विधा की कजरी है, खाटी जो गांव में गाई जाती है, खाटी गांव में जो घाटो चैता जैसे होरी गाई जाती है, शास्त्रीय संगीत कलाकारों ने ठुमरी गाते हैं तो उन्होंने भी कजरी और चैती होली गाई, उसको उपशास्त्रीय संगीत का दर्जा दिया। और लोक कलाकारों में मुझे लगता था कि जो हमारे विधा की विरासत है, इसको एक तरीके से सामने लाए जाने की जरूरत है। बड़े साल एक ये कश्मकश मन में चलती रही, मैं सोचती रही कोई इस पे लिखे, कोई इस पर बात करे, और एक दिन समझ में आ गया कि कोई नहीं, वो मुझे को करना होगा। और ये बड़ा निर्णय था मेरे लिए, क्योंकि मुझको लगा, मेरे हस्बैंड ने भी एक दिन कहा कि इतनी दीवानगी है, इतनी आग है, इतना लगता है, तो व्हाई आर यू वेटिंग फॉर समबडी एल्स, किसी और की प्रतीक्षा क्यों। तो बस इसी रास्ते निकल गए। और कहीं न कहीं पर एक बहुत बड़ा हाथ इसका भी रहा कि मैं जब प्रवासी देशों में जब गई, गिरमिटिया देशों में, सूरीनाम, मॉरिशस, तो वहां पर मैंने जब देखा कि वहां के जितने भी भाई अपने हैं वो 100-150 साल बरस पहले गए और इतनी शिद्दत से अपने सोहर बनने सब संग्रहित किए हैं और गाते हैं, तो यहाँ पर लेकिन हमारे यहाँ इस दिशा पे उतना काम नहीं हो रहा है। बस उस दिन से शुरू हो गया। आगे बढ़ते हुए आपके सफर के बारे में जानते हैं। जैसे कि अवधी में आप बहुत अच्छा गाती हैं, और अवधी में कहा जाए तो वहाँ लोगों की सोच मैंने देखी है कि कहते हैं अरे ब्राह्मण यहाँ है, इस स्टेज पे गई हैं, इस सब के सामने नची हैं, ये कैसे हुई भाई। तो ये आपको भी कभी इस तरीके के सवालों का सामना करना पड़ा, या ऐसे सवाल आपके जिंदगी में सामने आए शुरुआत में? देखिए, जब एक बार कोई सफल हो जाता है तो सारे जो आलोचनाएं हैं प्रशंसाओं में बदल जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है हर शख्स जो ऊपर चढ़ता है थोड़ा इस चीज से वाबस्ता होता ही है। आपने एक बड़ी अच्छी बात की और इंगित किया कि ब्राह्मणी है और कैसे करती हैं। दूसरा भी था, एक तो ये कि मतलब आज से 25 साल पहले जब मेरा विवाह हुआ तो मैं उस समय भी गाती थी, स्टेज करती थी, लेकिन ये किसी ने ये फलक होगा और लोकगीत पकड़ूंगी, वो किसी ने सोचा नहीं। मेरे गुरु पद्म भूषण गिरजा देवी जी, उनकी शिष्या हूँ, गंडा बंद शिष्या हूँ, और बनारस संघ की ठुमरी गाती हूँ। कहाँ लोकगीत वगैरह मैंने पकड़ लिया, तो मैंने ये सोचा और समझा कि उनकी जो सोच है उसमें कहीं ना कहीं लोकगीत की जो समझ है उनके दिमाग में वो बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटी है। वो लोकगीत को सबसे आसान, सरल,
एक कहीं ना कहीं अनपढ़ों की चीज, कहीं ना कहीं खेतिहर मजदूरों की चीज, दादी अम्मा की पुराने जमाने की चीज समझ करके गा बजा रहे हैं या नहीं भी सुन रहे हैं। नई पीढ़ी को भी बता रहे हैं कि अरे भैया ये सब पुराने ओल्ड फैशन गाने इनको छोड़ो। तो मैंने कहा नहीं, मैं इनको गाऊंगी। और वो कहीं ना कहीं आलोचना इस बात को लेकर मेरे साथी संगी, हमारे तो मेरे पतिदेव अफसर थे, तो सीनियर ऑफिसर्स की वाइफ्स कहती थी कि मालिनी वाई फोक एंड वो कैसा वो लोग क्राउड, कैसे ये गाना, कैसे वो धोबिया मैंने एक बार गाया तो मैंने उसमें पुरुष बन के धोबी बन के पूरा गाया, नाचा, कि ये सब कैसे। तो लोगों की भौहें थोड़ी तनी। फिर मेरा जो ये वेश था, क्योंकि मैंने ये माना और कि भाई लोक संगीत में कहीं कोई भेद नहीं है। यदि गाना कहता है कि उसमें कुछ वो गाना बजे और आदमी नाचे, तो कलाकार को वैसा दिखना होगा, वैसा करना होगा। शादी की विदाई है तो मेरे खुद के लगे कि मेरी विदाई मेरी बेटी की विदाई है, ताकि जनता भी जो बैठी है सुनने वाले, उनको अपनी अपनी विदाई याद आ जाए। तो उसमें चाहे अभिनय हो, चाहे नृत्य हो, चाहे वो कुछ गायन हो, वो सारी चीजें एक साथ मेरे मुंह से निकले। तो उसको लेके लोगों ने जरूर थोड़ा पहले कहा कि अरे ये क्या हो रहा है, क्योंकि नया प्रयोग था, अभी तक ऐसा नहीं होता था। तीसरा एक चीज और मैंने की, आज की पीढ़ी लोक संगीत सुने, उसके लिए मैंने साजों में भी हमने बेस गिटार रखा, हमने सिंथेसाइजर रखा, पारंपरिक साजों में ढोलक तो है ही, बाकी सब चीजें, लेकिन वो रखा। हमारा जो पैड बजता है उसमें नक्कारे, झीका, करताल, सारी साउंड्स हैं कि वो देसी सुनने में उसको इतना अच्छा बजाते हैं कि आप कह नहीं सकते कि देसी परकशन है कि बारी। उसको लोगों को भी लेगा कि भाई पारंपरिक साज नहीं है। लेकिन मैं ये हमेशा बात मानती हूँ कि अच्छी बात है कि आपके सामने जरिए से न्यूज चैनल को भी बोल रही हूँ, लोक संगीत एक धारा है जो एक नदी की तरह जो बहेगी और रुक गई तो पानी सड़ेगा, उसको बहना है, हम नहीं कोई और करेगा। और बहते देने के लिए हमको नई पीढ़ी को यदि नहीं जोड़ा, नई खून को इसमें नहीं शामिल किया, उन्हें नहीं सुनाया, तो ये चीज खत्म हो जाएगी। तो कभी लगा कि ये लोक संगीत खतरे में है, या हाँ अब इसके वो बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा या नामुमकिन हो जाएगा, ऐसा कभी जहन में ख्याल आया? एक समय शुरू में लगता था, और मुझे ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं कि मैंने बिल्कुल पहलवानों के अंदाज में मुकाबला भी किया, लोहा लिया। क्योंकि कहीं ना कहीं लोक संगीत का जिस समय मैं गा रही थी, उस समय एक ऐसा स्वरूप था लोक संगीत का कि बड़े दोयम दर्जे के दोहरी शब्दों के यूज, सतही शब्दों का थोड़ा सा छिछोरापन, थोड़ा भौंडापन, द्व्यर्थी शब्दों का इस्तेमाल। कई बार ऐसे कलाकार मंच छोड़ के जाते थे कि लगता था कि हम यहाँ ऊपर चढ़े कैसे। और जनता, क्योंकि देखिए पब्लिक ऐसी होती है कि आपने उसको जो एक बार सुना दिया, उसके बाद उसकी निगाहें बदल जाती हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन दूसरे कलाकार से भी वैसी होती है। लेकिन मैं अड़ी रही, मैंने कहा नहीं, मैं सोहर बनना चाहती कजरी यही सुनाऊंगी और इसी पर नचा के दिखाऊंगी कि कैसे हमारे घरों में, जो आप लोग को भी याद होगा कि लेडी संगीत होता था रत जगह में, तो कैसे बूढ़ी बूढ़ी औरतें उठकर वही ढोलक की थाप में नाचती थी। तो गानों में तो दम है ना। रखने लगते हैं, आपकी आवाज सुनकर खुद को रोकना वाकई मुश्किल है। सुंदर सुशील थोड़ी स्पेशल ढूंढेंगे, नॉट टेम्पररी परमानेंट ढूंढेंगे। बनारस का जिक्र आता है,
बनारसी साड़ी की बात होती है, बनारसी पान बहुत फेमस है, घाट फेमस है। बनारस की एक और चीज़ बहुत फेमस है, वो ठुमरी। मैं आपके तमाम वीडियोस देख रहा था तो मैंने देखा कि अच्छा ठुमरी को लेकर भी आपने आज के युवा पीढ़ी को बहुत बताया कि अच्छा ये होती है ठुमरी। उसके बारे में थोड़ा मुझे भी आज जानने का मन है, आपसे ही जानेंगे। देखिए मेरे शुरू से जैसा आपने बताया कि क्या क्या चुनौतियां रही हैं, तो मैंने पहले ही दिन ये सोच लिया था कि मैं जो गाऊंगी तो एक मेरा काम सिर्फ गाना के साथ साथ जनता को भी साथ में जोड़ना है उससे। ये एक शुरू से मैंने सोचा था, मैं चाहे जो भी गाऊं। आमतौर पे सामान्यतः ठुमरी, क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि मैंने दुनिया की जो ठुमरी साम्राज्ञी है, सबसे विश्वविख्यात गिरजा देवी जी मेरी गुरु, उनसे मैंने सीखा है, मेरा सौभाग्य है। ठुमरी एक परंपरा के साथ बड़े शालीनता के साथ बैठ करके गाने वाली चीज है, जिसमें कि धीरज भी चाहिए सुनने वाले को, गाने वाले को, दोनों को। और भाव इस प्रकार के हैं। बनारस की ठुमरी की खासियत यही है कि बोल बनाओ, जैसे हरी ठाड़े रहो बाके श्याम रे हो, ठाड़े रहो बाके श्याम। गा के बताते हैं ठाड़े किस प्रकार रहे, बाके हैं तो कृष्ण किस तरह से बाके हैं। वो सुर की लहरी में, यहाँ पर तो साज नहीं, गाकर अलग अलग अंदाज में उन्हें बताती हूँ और समझाती हूँ। और यकीन कीजिए ये एक भ्रम है लोगों के मन में कि जनता सुनना नहीं चाहती। वो ठुमरी, दादरा, उपशास्त्रीय संगीत, यहाँ तक कि लोक संगीत भी बड़े मनोयोग से वैसे ही सुनना चाहती जैसे फिल्म को सुनते हैं, बॉलीवुड को सुनते हैं। बस अंतर ये आ गया है कि आज समय नहीं जनता के पास, नई पीढ़ी के पास समय नहीं है, लेकिन वो कमी भी वो इंटरनेट और यूट्यूब से पूरी कर लेते हैं। तो मैं तो समझती हूँ आजकल की नई पीढ़ी बड़ी ग्राह्य है। इट्स अ वेरी रिसेप्टिव जनरेशन दैट वी हैव नाउ। वो सब सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अच्छा रहेगा यदि कलाकार जो कुछ भी गाए, यदि श्रोताओं से अपने आप को जोड़ सके, तो उससे क्या होगा कि वो एक धारा बहती रहेगी। वो किसी को ये नहीं लगे कि वो बड़ा मुश्किल है, हम नहीं गा सकते, या तो ये बहुत मुश्किल चीज है, हमारी समझ की नहीं, ऊपर से निकल जाएगा। जनता जब जुड़ती है तो वो चीज चलती है, वो चाहे फिल्म हो, फोक हो, क्लासिकल हो, थिएटर हो, कुछ भी हो। मालिनी जी, बस एक चीज मैं चाहूंगा कि ट्रेन का इस्तेमाल हम हर कोई करते हैं, लेकिन ट्रेन का इस्तेमाल जब मालिनी जी करती हैं तो उसके बाद लोगों को समझ में आता, अच्छा ये ट्रेन इस काम में आती है, इसका इतना अच्छे से उपयोग हो सकता है। और लोगों को समझ में आता, अच्छा ट्रेन को लेकर लोगों की ये फीलिंग्स उसमें जुड़ी हुई हैं। वो एक आपका बहुत फेमस गाना है, अंत में जाते जाते हमारे दर्शकों को वो जरूर सुना दीजिएगा। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन, रेलिया